गुड इवनिंग दोस्तों, श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में अपन ने चर्चा की थी संविधान के भाग और अनुसूचियों के बारे में। बचा हुआ पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में पुनः रिवाइज करता हूँ एक बार। कल की क्लास में अपन ने देखा था जो महत्वपूर्ण भाग थे, उन भाग में मैंने आपको बताया था कि भाग एक जो है, भाग एक में संघ व राज्य क्षेत्रों का नाम उल्लेखित किया गया है और अनुच्छेद 1 से 4। उसके बाद भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का उल्लेख है। और भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद बताया था आपको भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद एक नया भाग जोड़ा था इंदिरा गांधी के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और वो था भाग 4 क। भाग 4 क में ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप, या यूं कहें नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख है भाग 4 क में। भाग 4 क का संबंध अनुच्छेद 51 क से है। उसके बाद आपको बताया था भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है, जिसका संबंध अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। उसके बाद बताया था आपको भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक भाग 6 का वर्णन है। फिर भाग 7, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण यूं कहें राज्य के संबंध में नियमावली थी, जो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण भाग था भाग 9, जिसमें पंचायतों के संदर्भ में उल्लेख है, और भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक उल्लेख किया गया है, और ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। उसके बाद देखा गया था भाग 9 का 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नगरीय संस्थाओं के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। और भाग 9 का संबंध है अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड जी तक। उसके बाद अगला बताया था आपको भाग 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था भाग 9 ख, जिसमें सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड टी तक किया गया है। फिर आपको बताया था राजभाषा के बारे में, भाग 17 निर्वाचन आयोग के बारे में बताया था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया। फिर आपातकाल के संदर्भ में बताया था 352 से 360, और संविधान संशोधन के संदर्भ में बताया था अनुच्छेद 368। ये कुछ महत्वपूर्ण भाग थे। फिर इसके बाद अपन ने चर्चा की थी अनुसूचियों के बारे में। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। अनुसूची 1 के बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसमें संघ व राज्य क्षेत्रों का नाम है। फिर अनुसूची 2 में आपको बताया था वेतन का उल्लेख है। इसके बाद अगला नंबर 3, आज अपन तीसरी अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी अनुसूची की अगर बात की जाए, तीसरी अनुसूची के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में। आपको ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक नाम आता है आपके सामने राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके, इनको छोड़कर शेष संवैधानिक
पदों की शपथ। बात समझ रहे हो मित्रों? यहाँ पर मैंने आपको बताया कि तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, और शपथ का जो प्रावधान है यानी कि तीसरी अनुसूची में किन किन संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर के शेष बचे हुए संवैधानिक पदों की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें तो राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रावधान है वो प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है। किसमें किया गया है? 60 में। उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में अगर देखा जाए तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है, और राज्यपाल के संदर्भ में अगर बात करें तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। यानी कि यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो अनुच्छेद 60 है, कौन सा? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, और राष्ट्रपति महोदय जो है, राष्ट्रपति महोदय संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। किसकी शपथ लेंगे? संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे राष्ट्रपति महोदय। उसके बाद उपराष्ट्रपति महोदय की अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। किसकी शपथ लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे उपराष्ट्रपति महोदय। और राज्यपाल की अगर बात की जाए तो राज्यपाल भी संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। किसकी शपथ लेंगे? संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। तो सीधा सा स्पष्ट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। शेष बचे हुए पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो शेष बचे हुए जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन संवैधानिक पदाधिकारियों में कौन कौन है? दो चार नाम आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं मैं। जैसे कि सभी सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो चाहे वह लोकसभा सांसद हो, सभी विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जितने भी एमएलए हैं वो तीसरी अनुसूची के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। उसके बाद सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट स्तर का मंत्री हो चाहे राज्य स्तर का मंत्री हो, यानी कि चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों की शपथ का प्रावधान भी किसमें है? तीसरी अनुसूची में है। फिर अगर देखा जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की शपथ। फिर बात करें आगे अपन तो न्यायवादी की शपथ का उल्लेख। फिर देखा जाए तो सभी न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख, न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख आदि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन संवैधानिक पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट अगर बात करें आगे अपन तो ये तो हो गया तीसरी अनुसूची जिसमें शपथ का प्रावधान था। अगली बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची की अगर बात की जाए तो चौथी अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है। चौथी अनुसूची को पढ़ाने से पहले एक प्रश्न है आपके सामने। अब वैसे जिन लोगों ने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा है उनको पता है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है आपके सामने कि चौथी अनुसूची की अगर बात करें तो सीधा सा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुसूची 4 में वर्णन है, अनुसूची 4 में वर्णन है, अगर इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुसूची 4 में वर्णन है और आपके सामने विकल्प दे दिए जाए जैसे राज्यसभा की सभी सीटों, राज्यसभा की सभी सीटों का राज्यभार आवंटन, फिर बी विकल्प दे दिया जाए आपके सामने कि राज्य सभा
राज्यसभा सीटों का राज्यवार आवंटन, राज्यवार आवंटन। और तीसरा विकल्प दे दिया जाए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा की निर्वाचित, राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का राज्यवार आवंटन। अगर इस प्रकार से आपके सामने विकल्प रख दिए जाए कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो कौन सा विकल्प सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि आपके सामने पहला ऑप्शन है कि राज्यसभा की सभी सीटों का राज्यवार आवंटन, यानी कि राज्यसभा की सभी सीटों का राज्यसभा में आवंटन, क्या इस बात का चौथी अनुसूची में उल्लेख है। या फिर लिखा गया है कि राज्यसभा सीटों का राज्यवार आवंटन किया जाए। तीसरा विकल्प है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन। और चौथा विकल्प है राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का आवंटन। यानी कि अगर बात की जाए तो इस प्रश्न के संदर्भ में अपन बात करें तो चौथा विकल्प सही है कि राज्यसभा की जो निर्वाचित सीटें हैं, है ना, राज्यसभा की जो निर्वाचित सीटें हैं उन निर्वाचित सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है। और आप सभी को पता है कि राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उनका इस अनुसूची से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का राज्यवार आवंटन। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, यानी कि अपन पढ़ रहे हैं चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है, राज्यसभा की निर्वाचित सीटों का, निर्वाचित सीटों का आवंटन, निर्वाचित सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा की जो निर्वाचित सीटें हैं उन निर्वाचित सीटों के आवंटन का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। अब बात करें अगर अपन राज्यसभा की सीटों के संदर्भ में, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हो सकती है, राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों की बात करें या राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अधिकतम 250 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में कितनी है, 245 सीट वर्तमान में है। राज्यसभा की वर्तमान में कितनी सीट हैं, 245 सीट राज्यसभा की वर्तमान में है। अब इन 245 सीटों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो 245 सीटों में से, इन 245 सीटों में अगर बात करें तो 12 सदस्य, 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, मनोनीत। राज्यसभा की 245 सीटों में से जो 12 सदस्य हैं उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। अब ये जो मनोनीत सदस्य हैं वो मनोनीत सदस्य किन क्षेत्रों से आएंगे, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है कला, विज्ञान, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, समाज सेवा और साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। यानी कि यहाँ बात की जाए तो जो कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य जो है
इनके लिए किसी राज्य की प्रतिबद्धता आवश्यक नहीं है, यानी कि भाई राज्यवार इन 12 सदस्यों का आवंटन नहीं है। अगर किसी, जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान या यूं कहे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या किसी भी अन्य राज्य से, अगर उस राज्य में 12 के 12 सदस्य कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उत्कृष्ट योगदान देते हैं, तो वहां से इन 12 सदस्यों का मनोनयन कर लिया जाएगा। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस राज्य से इतने आने चाहिए या इस राज्य से इतने आने चाहिए। तो किसी भी राज्य से, चाहे एक राज्य ही क्यों ना हो, तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का क्या करता है? मनोनयन। किन क्षेत्रों से? कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो यहाँ 245 वर्तमान में है। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्य मनोनीत हो रहे हैं, तो 233 सदस्य क्या होंगे? 233 सदस्य 233 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? निर्वाचित। तो 233 सदस्य क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। अब निर्वाचित सदस्यों की अगर बात की जाए, 233 सदस्य जो निर्वाचित हो रहे हैं, इन निर्वाचित सदस्यों की अगर अपन बात करें तो पुनः इनका वर्गीकरण करें अपन कि 233 में से 225 सदस्य, 233 में से 225 सदस्य, और फिर बचेगा कितना? 8 सदस्य, 8 सदस्य। तो अब जो 225 सदस्य हैं, इन 225 सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा और इन 8 सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? 225 सदस्यों का निर्वाचन या इन 225 सदस्यों का निर्धारण किया जाएगा राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा। समझ रहे हो बात को? यानी कि 233 सदस्य निर्वाचित होंगे, जिसमें से 225 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी कि जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। फिर 8 जो सदस्य हैं, इन 8 सदस्यों का निर्धारण किया जाएगा संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। अब मुद्दा यह उठता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से इन 8 सदस्यों का क्या किया जाएगा? निर्वाचन किया जाएगा। इस बात पर अपन चर्चा करते हैं। यानी कि अपन पुनः मैं लिखता हूं एक बार, 245 सदस्य, कितने सदस्य? 245 सदस्य। 245 सदस्यों में से 225 सदस्य, 225 सदस्य कहां से आएंगे? राज्यों से। और यहां पर 8 सदस्य, 8 सदस्य कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे? 8 सदस्य आएंगे। इसके बाद अगर आगे बात करें इन 225 सदस्यों का, 225 सदस्यों के बारे में बताया था कि राज्यों की विधानसभा से आएंगे। तो अब यहां पर सीधा मुद्दा यह है कि इन 225 में से सर्वाधिक सदस्य किन राज्यों से आएंगे? फिर दूसरा सामने आता है कि भाई न्यूनतम सदस्य, यानी कि राज्यसभा में किस राज्य से सर्वाधिक सदस्य निर्वाचित होते हैं और किस राज्य से न्यूनतम सदस्य आते हैं। यहां पर अगर बात की जाए सर्वाधिक सदस्यों की, तो सर्वाधिक सदस्यों में अपन देखें नंबर 1 पर आएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सर्वाधिक 31 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 31 सदस्य। नंबर 2 पर अगर बात करें तो नंबर 2 पर राज्य है आपके सामने महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से आते हैं 19 सदस्य। फिर नंबर 3 पर बात करें तो तमिलनाडु राज्य की बात की जाए तो यहां से 18 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 18 सदस्य। यानी कि सीधा सा प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य से
भारत के किस राज्य से सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य, या भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों की संख्या है? तो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 सदस्य। फिर अगर मिलान करने में दे तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र 19 सदस्य, और तीसरा तमिलनाडु है 18। और आप सभी को पता है राजस्थान के बारे में, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 10। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 10 हैं। फिर बात की जाए न्यूनतम सदस्यों की, तो न्यूनतम सदस्यों की अगर बात करें तो कोई एक राज्य में न्यूनतम नहीं है, कम से कम 8 राज्य ऐसे हैं। इन 8 राज्यों में एक एक सदस्य है राज्यसभा का। कितना है? एक एक सदस्य है। तो 8 राज्यों की अगर अपन बात करें तो 8 राज्यों में अगर देखें तो नंबर 1 पर देखें अपन सिक्किम। सिक्किम। नंबर 2 पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 पर बात करें त्रिपुरा। नंबर 4 पर है मेघालय। मेघालय। नंबर 5 पर मणिपुर। नंबर 6 पर अगर देखा जाए सिक्किम, मिजोरम। मिजोरम। नंबर 7 पर है गोवा। और नंबर 8 पर है नागालैंड। कौन सा राज्य? नागालैंड। यानी कि यहां पर बात करें इन राज्यों की, इन राज्यों की अगर बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, गोवा और नागालैंड, इनमें से ये जो 8 राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य से कितने? प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक राज्य से एक एक सदस्य, एक एक सदस्य। यानी कि राज्यों के संदर्भ में बात की जाए तो राज्यसभा के कुल 245 निर्वाचित सदस्यों में से 245 जो सदस्य हैं, जिसमें अगर बात की जाए, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 245 नहीं 245 कुल सदस्य हैं। 245 कुल सदस्य हैं। और बात कर रहे हैं अपन निर्वाचित सदस्यों की। किसकी बात कर रहे हैं? निर्वाचित सदस्यों की। तो 233 निर्वाचित सदस्य। 233 निर्वाचित सदस्य। 245 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 233 निर्वाचित सदस्य हैं। इन 233 निर्वाचित सदस्यों में से 225 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। 225 जो राज्यों से निर्वाचित होते हैं उनमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से और न्यूनतम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और गोवा राज्य से, यानी कि प्रत्येक से एक एक सदस्य निर्वाचित होता है। तो याद रहे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से 10 और 8 राज्यों से एक एक सदस्य निर्वाचित होता है राज्यसभा में। अब बात करते हैं अपन केंद्र शासित प्रदेश से, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में किन किन केंद्र शासित प्रदेश से कितने कितने सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें अपन, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो एक है आपके सामने दिल्ली। नंबर 2 पर अगर देखें तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन दीव। पहले दोनों अलग अलग थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद दोनों एक ही हो गए हैं। फिर अगर देखा जाए तो अंडमान, अंडमान,
निकोबार द्वीप समूह। फिर अगर बात करें तो लक्षद्वीप समूह। और फिर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और फिर बात करें तो लद्दाख। ये वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। मतलब उन केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। क्या है? विधान सभा। उन केंद्र शासित प्रदेशों से ही राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे जिनमें क्या है? विधानसभा है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो दिल्ली में विधानसभा, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा। जम्मू कश्मीर राज्य में अभी विधानसभा असेंबली जो है निर्वाचन या चुनाव नहीं हुए हैं वहां, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा की स्थापना की गई है, ऐसे प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली से 3 सदस्य, कितने सदस्य? 3। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से राज्यसभा में 3 सदस्य, पुडुचेरी से 1 सदस्य और जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य। कितने सदस्य? 4 सदस्य। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं किया गया है, यानी कि भविष्य में वहां पर असेंबली के चुनाव करवा दिए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो पूर्ववर्ती सदस्य आ चुके हैं तो 4 सदस्य अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कितने सदस्य? 4 सदस्य। यानी कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो सर्वाधिक जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1, कुल मिला के 8 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 3 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? एक तो हो गया आपका दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जे.एंड.के। इन 3 से राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित हो। तो ये तो हो गई आपकी 34 अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 34 अनुसूची, जहां राज्यसभा में सीटों का आवंटन था। अब यहां पर अगर आपके सामने एक प्रश्न रख दिया जाए, इस प्रकार से एक प्रश्न रखे कि जम्मू कश्मीर, जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करने से कौन कौन सी अनुसूचियां प्रभावित हुई। अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा समाप्त किया, यानी कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो जम्मू कश्मीर से जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया या जो राज्य का दर्जा समाप्त हुआ, इससे किन अनुसूचियों में प्रभाव पड़ा या कौन कौन सी अनुसूचियां प्रभावित हुई। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया से 2 अनुसूचियां प्रभावित हुई है। एक तो प्रभावित हुई है प्रथम अनुसूची। कौन सी? प्रथम अनुसूची। एक तो पहली अनुसूची प्रभावित हुई है, यानी कि पहली अनुसूची में राज्य व संघ शासित प्रदेशों के नाम हैं, तो पहली अनुसूची प्रभावित हुई। पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा था, अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है, तो पहली अनुसूची प्रभावित हुई, जहां पर पहले राज्य का दर्जा था और अब किसका दर्जा मिला है? केंद्र शासित प्रदेश। और फिर प्रभावित हुई है 34 अनुसूची। कौन सी? 34 अनुसूची। पहले जम्मू कश्मीर से राज्यों से सदस्य निर्वाचित हो रहे थे, अब संघ शासित प्रदेश से, तो 2 अनुसूचियां प्रभावित हुई है, पहली और 34 अनुसूची। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर अब अगर अगली बात करें अपन तो 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण अनुसूची है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख की बात करें तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया। यानी कि पांचवी अनुसूची की अगर बात करें अपन, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। यानी कि आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक राज्य आएगा आपके सामने, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों को छोड़ करके शेष बचे हुए राज्यों के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन पांचवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यानी कि अगर बात की जाए कि भाई अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के लिए अलग से प्रावधान क्यों किए, पांचवी अनुसूची में भी इसका उल्लेख है, तो इन चार राज्यों को छठी अनुसूची में क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। बात करें अपन संविधान निर्माण के समय की, तो संविधान में या संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था जयपाल सिंह। क्या नाम था? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य थे जयपाल सिंह, और जयपाल सिंह जी ने कहा था कि जो जनजाति क्षेत्र है, अगर जनजाति क्षेत्रों के ऊपर सामान्य रूप से कानून लागू कर दिए, जैसे सामान्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से खान पान, रहन सहन, जिस प्रकार की संस्कृति, कल्चर का निर्वहन किया जाता है, अगर वैसे के वैसे कल्चर या वैसे के वैसे नियम जनजाति क्षेत्रों पर डाल दिए गए तो इनकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, जनजाति क्षेत्र विलुप्ति की कगार पर आएंगे। तो जयपाल सिंह जी के निवेदन पर संविधान सभा के सदस्यों ने इन जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से प्रावधान किया और अलग से प्रावधान करके एक क्षेत्र लागू किया जिसका नाम था टीएसपी। टीएसपी जो क्षेत्र है वो लागू किया गया। टीएसपी की अगर बात की जाए तो ट्राइब सब प्लान, ट्राइब सब प्लान, ट्राइब सब प्लान, ट्राइब सब प्लान या यूं कहें जनजाति उपयोजना, टीएसपी का प्रावधान किया गया था। अब आपके सामने ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि टीएसपी में कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे, यानी कि टीएसपी में कौन से क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे। यानी कि जो पांचवी अनुसूची है, उस पांचवी अनुसूची के संदर्भ में अगर बात करें तो पांचवी अनुसूची के अनुसार टीएसपी में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित होंगे। यहां पर अगर देखें अपन तो पांचवी अनुसूची में कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो पांचवी अनुसूची में कहा गया कि पांचवी अनुसूची में वो क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे जहां पर सामान्य नागरिकों की अधिकता, सामान्य नागरिकों की अधिकता तथा जनजाति वर्ग की न्यूनता। यानी कि पांचवी जो अनुसूची है जिसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, इस पांचवी अनुसूची में उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जहां सामान्य आप और मेरे जैसे जो सामान्य नागरिक हैं उन नागरिकों की अधिकता है, और उन्हीं भागों में जो जनजाति वर्ग है, यानी कि थोड़े बहुत मात्रा में अगर जनजाति क्षेत्र है तो वो कहां पर सम्मिलित होगा, पांचवी अनुसूची में सम्मिलित होगा। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का संबंध भी किस अनुसूची से है, पांचवी अनुसूची से है। राजस्थान का संबंध किस अनुसूची से है, पांचवी अनुसूची से रहा है। यानी कि पांचवी अनुसूची या टीएसपी के संदर्भ में बात करें तो इनके लिए विशिष्ट प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाएगा। क्या है? विशिष्ट प्रकार के कानूनों का निर्माण किया गया है। अब यहां पर मुद्दा ये उठता है कि टीएसपी की घोषणा कौन करता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है। मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूं कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों को छोड़ करके, लाइन को समझना, जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर, जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर शेष अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में है, पांचवी अनुसूची में है। अब मुद्दा आता है कि भाई टीएसपी जो है, इस टीएसपी की घोषणा कौन करता है। जैसे राजस्थान में जो टीएसपी का क्षेत्र है उसकी घोषणा किसने की, यानी कि आपके सामने
प्रश्न रख दिया जाए कि टीएसपी है ना, ट्राइबल सब प्लान जनजाति उपयोजना या टीएसपी क्षेत्रों की घोषणा कौन करेगा, घोषणा कौन करेगा। इस प्रकार का अगर आपके सामने प्रश्न रख दिया जाए और विकल्प दे दिया जाए आपको कि संबंधित राज्य का राज्यपाल, दूसरा दे दिया जाए विकल्प आपके सामने मुख्यमंत्री, तीसरा विकल्प आपके सामने रख दिया जाए राष्ट्रपति, चौथा रख दिया जाए विकल्प संसद। जो राज्य है उस राज्य में टीएसपी क्षेत्रों की घोषणा किसके द्वारा की जाएगी। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। जनजातीय क्षेत्रों की या टीएसपी क्षेत्र की घोषणा करता है राष्ट्रपति। और इसके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। संविधान में एक आर्टिकल आता है और वो अनुच्छेद है आपके सामने, अनुच्छेद 244(1). अनुच्छेद 244(1) की अगर बात की जाए, 244(1) में कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। यानी कि अनुच्छेद 244(1) की बात करें, अनुच्छेद 244(1) के पैरा 6(1) में कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र के रूप को, यानी कि ऐसे क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। यानी कि 244(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के आदेशानुसार टीएसपी क्षेत्र क्या होगा, घोषित होगा। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ही टीएसपी क्षेत्रों की घोषणा करता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन राजस्थान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में टीएसपी जो है, ट्राइबल सब प्लान, टीएसपी की घोषणा, राजस्थान में टीएसपी की घोषणा कब कब की गई। तो राजस्थान में टीएसपी की घोषणा प्रथम बार अगर बात करें तो प्रथम बार की गई थी घोषणा 1981 में। 1981 में राजस्थान में टीएसपी की घोषणा की थी और वह क्षेत्र था आपका, एक तो डूंगरपुर और दूसरा था बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र हैं 1981 में टीएसपी की घोषणा हुई थी। और अंतिम बार अगर बात की जाए तो अंतिम बार अगर देखा जाए तो सन 2018 में अंतिम बार घोषणा हुई थी। और 2018 में बात करें तो दक्षिणी उदयपुर, पिंडवाना जो सिरोही का कस्बा है, सिरोही, पिंडवाना, सिरोही और दक्षिणी पूर्वी पाली, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, चित्तौड़गढ़ के कुछ गांव हैं, वो जो क्षेत्र हैं 2018 में टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो याद रहे, पहली बार 1981 में डूंगरपुर बांसवाड़ा को सम्मिलित किया गया है, फिर अंतिम बार 2018 में उदयपुर, दक्षिणी उदयपुर, पिंडवाना, सिरोही और दक्षिणी पूर्वी पाली तथा चित्तौड़गढ़ के कुछ गांवों को टीएसपी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। ये थी आपकी 5वीं अनुसूची। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि 5वीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों को छोड़ करके शेष बचे हुए राज्यों के अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। यानी कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। क्लियर हुई बात। फिर अगर बात करें अपन 6ठी अनुसूची की, किसकी बात करें, अनुसूची
6। छठी अनुसूची की अगर बात करें, इस छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इनका उल्लेख किया गया है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको थोड़े सुविवेकाधिकार अधिक प्रदान किए गए हैं। अब बात की जाए, 5वीं अनुसूची में भी जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख था और 6ठी अनुसूची में भी जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख था। तो क्षेत्र कौन कौन से आएंगे? मैंने आपको बताया था 5वीं अनुसूची में जहां पर सामान्य नागरिकों की अधिकता और जनजातीय क्षेत्रों की न्यूनता हो, वो क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आएंगे। जबकि 6ठी अनुसूची में अगर बात की जाए तो 6ठी अनुसूची में जो मुख्य धारा से जुड़े हुए हो, यानी कि मुख्य धारा या यूं कहें सामान्य नागरिकों की कमी, सामान्य नागरिकों की न्यूनता और जनजाति वर्गों की अधिकता, जनजाति वर्गों की अधिकता, ऐसे क्षेत्रों को 6ठी अनुसूची में जोड़ा जाएगा। यानी कि मेन मुद्दा ये था इन अनुसूचियों को जोड़ने के संदर्भ में कि जो राज्य है, जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों की संस्कृति को सुरक्षित रखना, संस्कृति को सुरक्षित रखना, यानी कि जहां जनजातियों की कमी है उनको 5वीं अनुसूची में जोड़ा, उनके लिए नया प्रशासन नियुक्त किया, उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखा क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। लेकिन यहाँ 6ठी अनुसूची में क्या कहा कि जनजातीय वर्गों की अधिकता है, जनजातीय वर्गों की अधिकता है तो इनकी संस्कृति वैसे ही बची रहेगी, इनकी संस्कृति को कोई खतरा नहीं है क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों की ही बहुलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि कई जनजातियों के अलग ढंग से पहनावा है, अलग ढंग से खान पीन है उनका, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाओ, वहां लोग कुत्ते को मार के खा जाते हैं। तो जो जनजाति की अधिकता है तो वहां पर इनको कोई खतरा है नहीं। तो इनके लिए क्या किया, 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों की वर्ग की अधिकता है तो 6ठी अनुसूची में जोड़ा है इनको। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 6ठी अनुसूची, शेष राज्य 5वीं अनुसूची, राजस्थान का संबंध भी 5वीं अनुसूची से है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 7वीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी कि जो 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में संघ व राज्य या केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। और शक्तियों के विभाजन के लिए इस अनुसूची में मुख्य रूप से 3 सूचियां हैं। इन 3 सूचियों की अगर बात की जाए तो 3 सूची अपन देखें तो एक तो बात करते हैं अपन मूल संविधान की। किसकी बात करते हैं? मूल संविधान की। और एक बात करें अपन वर्तमान की। किसकी बात करें? वर्तमान की। जो 3 सूचियां हैं उन 3 सूचियों में नंबर 1 पर देखें अपन संघ सूची। संघ सूची, संघ सूची की अगर बात की जाए तो संघ सूची मूल संविधान यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय संघ सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय हैं। उसके बाद नंबर 2 पर अगर बात करें अपन, नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर आएगी आपकी राज्य सूची। राज्य सूची की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में राज्य सूची में विषय थे कितने? 66 विषय थे। जबकि वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। फिर अगर अपन बात करें तीसरा पॉइंट, तो तीसरा आएगा आपकी समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में इसमें थे 47 विषय, 47 विषय। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। यानी कि ये तो हो गया विषय के संदर्भ में बातचीत। 7वीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय थे। अब बात की जाए संघ सूची के संदर्भ में। संघ सूची के संदर्भ में अगर बात करें अपन कानून निर्माण की, यानी कि जो संघ सूची के जो विषय हैं, इन संघ सूची के विषय के ऊपर कानून का निर्माण करेगी भारत की संसद, या यूं कहें संघ सरकार कानून का निर्माण करेगी। राज्य सूची के जो विषय हैं, इन राज्य सूची के विषय पर कानून की अगर बात की जाए तो राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण करेगा राज्य का विधान मंडल। राज्य का जो विधानमंडल है वो कानून का निर्माण करेगा। समवर्ती सूची के संदर्भ में कानून निर्माण की अगर बात की जाए तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून का निर्माण संसद तथा राज्य विधान मंडल दोनों मिलकर तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर के करेंगे। लेकिन अगर किसी विषय या अगर किसी कानून पर संसद और विधानमंडल के मध्य मतभेद होता है तो बात किसकी मान्य रहेगी? संसद की ही बात मान्य रहेगी। तो ये थी आपकी 7वीं अनुसूची। उसके बाद अगर बात करें अपन अगली 8वीं अनुसूची की, किसकी बात करें? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि 8वीं अनुसूची में क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया। अगर बात की जाए मूल संविधान की, किसकी बात की जाए? मूल संविधान। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। या 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 14 भाषा जोड़ी गई थी। बात समझ में आई? तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर बात की जाए वर्तमान समय की, किसकी बात करें अपन? वर्तमान समय। तो वर्तमान समय में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? या 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो 22 भाषाएं जोड़ी गई है। अब मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। वर्तमान में कितनी हो गई है? 22 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 22 हो चुकी है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इन 22 भाषाओं में एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं जोड़ी गई है उनमें एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है? नेपाली भाषा है। आपको यहां पर ध्यान रखना है एक बात का कि 8वीं अनुसूची में हिंदी, उर्दू और संस्कृत, हिंदी, उर्दू और संस्कृत जोड़ी गई है ना? जोड़ी गई है। यानी कि हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। जबकि यहाँ बात करें अपन अंग्रेजी भाषा, जो अंग्रेजी भाषा है, इस अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया
गया। बात समझ रहे हो ना आप? यानी कि हिंदी, उर्दू और संस्कृत को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया। यह स्वराजकीय भाषा है, लेकिन अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी हो गई? 22। एकमात्र विदेशी कौन सी हो गई? नेपाली। अब बात करें अपन कि 14 थी, 14 के बाद कितनी हो गई? 22 हो गई। तो बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी? यानी कि 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं अपन। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ी गई भाषाएं, बाद में जोड़ी गई भाषाएं, बाद में जोड़ी गई भाषाओं में देखें अपन 14 पहले थी, फिर बात करें अपन 15वीं भाषा, तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। और सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967, यानी कि सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद अगर आगे बात करें तो फिर 15 के बाद 16, 17 और 18, ये जो 3 भाषा जोड़ी गई थी वो थी एक आपकी नेपाली, दूसरी मणिपुरी और तीसरी थी कोंकणी। यानी कि 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद रखना है आपको नमक, याद रखना है नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। फिर बच रही 4 भाषाएं, यानी कि 18 के बाद 19, 20, 21 और 22। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यानी कि 4 भाषाएं, मैथिली, संथाली, डोगरो और बोडो, इनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी कि अपन बात करें 8वीं अनुसूची की, तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 12 है। बाद में जोड़ी गई भाषा सिंधी जो 15वीं भाषा थी 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को, तीनों को एक साथ 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर आती है आपके सामने मैथिली, संथाली, डोगरो और बोडो, 19, 20, 21, 22, इनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। ये थी 8 अनुसूचियां, यानी कि जो मूल संविधान में वर्णित 8 अनुसूचियां थी उनके बारे में अपन ने आज चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे जो बाद में जोड़ी गई 4 अनुसूचियां हैं, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। थैंक यू वेरी मच।